ओके, मैं पाठ 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखा गया है। और इस पाठ में लेखक ने फादर कामिल बुल्के के बारे में, उनके जीवन के बारे में बताया है। जब उनका जन्म विदेश में बेल्जियम में हुआ था, उनको भारत आने की इच्छा जागृत हुई। कब? जब वो इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में थे, तब उनको संन्यास लेने की इच्छा जागृत हुई। और वो किस तरह भारत आए, एक ऐसा व्यक्ति जिसके मन में केवल सबके लिए प्यार भरा था, ममता भरी थी, उस व्यक्ति को अंतिम समय में जहरवाद का फोड़ा हो गया। ठीक है, एक ऐसा कष्टदायी फोड़ा। फादर, यहाँ पे देखो, फादर को जहरवाद से मरना नहीं चाहिए था, ये लेखक कह रहा है। जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था, ऐसा व्यक्ति, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों है? यह सवाल वो ईश्वर से पूछ रहा है कि ऐसे व्यक्ति को मौत के समय इतना कष्ट क्यों हुआ। प्रभु की आस्था थी जिसकी, फादर बुल्के ऐसे व्यक्ति थे जिनकी आस्था प्रभु में थी, और वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र के आखिरी देहरी पे क्यों दे? ये सवाल लेखक के मन में उठ रहा है ईश्वर के लिए, जिसने सारी उम्र दूसरों के लिए प्रेम बांटा, प्यार बांटा। ऐसे व्यक्ति को आखिरी समय में इतना कष्ट क्यों दिया? फादर की एक छवि लेखक के सामने उभरती है। बेटा, फादर कैसे थे? लंबे चौड़े व्यक्ति थे और सफेद चोगा पहने रहते थे, जैसे पादरी होते ना। पादरी को आपने देखा है चर्च में? किसी ने देखा है पादरी को? सभी ने देखा होगा। यस मैम, देखा है मूवी में। पादरी होते हैं ना, यस मैम। सफेद चोगा पहना होता है। उसी तरह फादर बुल्के ने भी सफेद चोगा पहना था, लंबे चौड़े तो थे ही आकृति में, गोरा रंग था उनका। और दाढ़ी कैसी थी? सफेद झाई मारती हुई भूरी दाढ़ी थी। उनकी आंखें नीली थी और वो बाहें खोलकर सबको गले लगाने के लिए आतुर रहते थे, क्योंकि इतना प्रेम उनके मन में था, इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। अब लेखक कहता है कि मैं 35 साल से इसका साक्षी था। लेखक उनको पिछले 35 सालों से जानता था, और तब से जानता था जब वो इलाहाबाद में थे, और उसके बाद जब वो दिल्ली आते थे तब तक भी उनको वो जानता था, उनकी जान पहचान थी। और आज भी लेखक कहता है कि उनकी बाहों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस कर सकता हूँ। लेखक को बहुत मानते थे, वो बहुत प्यार करते थे, और जब उसको गले लगाते थे तो वो एहसास आज भी लेखक को महसूस होता है। तो ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ में से आपको मैं 3 क्वेश्चन पूछ रही हूँ, और आप उसको नोट भी कर लीजिए कि आपको कितना आया। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो बच्चा, फादर की मृत्यु का कारण क्या था? फादर की मृत्यु का कारण क्या था? लेखक ऐसी मृत्यु को अनुचित क्यों मानता है? लेखक ऐसी मृत्यु को अनुचित क्यों मानता है? ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब बताओ, लेखक की मृत्यु का क्या कारण था बेटा? जहरीला फोड़ा। हाँ, जहरवाद।
जिसको जहरवाद कहा जाता है, जहरीला फोड़ा के कारण वो मृत्यु हुई थी उनकी। और उनकी मृत्यु अनुचित क्यों मानता है लेखक? अनुचित किस लिए मानता है? क्योंकि जिस इंसान ने पूरी जिंदगी भर दूसरों के लिए मिठास है। दर्दनाक कैसे मिली? ठीक है, जिस व्यक्ति के मन में दूसरों के लिए इतना प्रेम, इतनी मिठास, इतना अमृत भरा हुआ था, ऐसे व्यक्ति को इतना कष्टदायी मृत्यु क्यों आई, इसीलिए वो उसको मानता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। गद्यांश के आधार पर, महक मिश्रा वेयर आर यू? गद्यांश के आधार पर फादर के व्यक्तित्व की दो विशेषताएं बताइए। फादर के व्यक्तित्व की दो विशेषताएं बताइए। अब यहाँ पे आपने पढ़ा है, मैंने आपको बताया था दो विशेषता क्या है फादर के व्यक्तित्व की। वो सभी में प्रेम बांटते थे। वेरी गुड। वे ईश्वर में वास रखते थे। ईश्वर में आस्था रखते थे। ठीक है, ईश्वर में बहुत उनकी आस्था थी, सब में प्रेम बांटा करते थे। और एक और, उनका व्यक्तित्व कैसा था बेटा? वो लंबे चौड़े व्यक्ति थे, सफेद चोगा पहनते है ना, और गोरे चिट्टे थे, आंखें उनकी नीली, सफेद झाई मारती, भूरी दाढ़ी भी थी। भूरी दाढ़ी थी। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन लिखो। वह देह की इस यातना की परीक्षा, वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र के आखिरी देहरी में क्यों दे? उम्र के आखिरी देह में क्यों दे? रोहित, यू आर नॉट राइटिंग बेटा। आखिरी देह में क्यों दे? आशय स्पष्ट कीजिए। क्योंकि सारी उम्र उन्होंने सब में प्रेम बांटा, सबको प्रेम दिया, तो ऐसे व्यक्ति को उम्र के इस आखिरी पड़ाव में इतना कष्ट क्यों हो, इतनी तकलीफ क्यों झेलनी पड़े? इसका मतलब ये है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ आते हैं। फादर को याद करना एक उदास संगीत सुनने के जैसा है। इसको आप अपने बुक में अंडरलाइन कर लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, फादर को याद करना एक उदास संगीत के समान का अर्थ क्या है? बच्चे, जब हम किसी उदास, हम कभी कभी बहुत परेशान होते हैं, जब कोई उदास संगीत सुनते हैं शांत वाला, तो हमें ऐसा शांति का अनुभव होता है मन में, है ना, शांति सी आती है। तो उसी लिए लेखक ने कहा है कि जब हम फादर को याद करते हैं तो उनकी स्मृतियों में ऐसे डूब जाते हैं, मन जो है वो शांति के सागर में डूब जाता है। इसका आशय ये है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था, क्योंकि उनकी मूरत ऐसी थी, हर समय उनके फेस पे, उनकी बातों में करुणा झलकती रहती थी। तो उनसे बात करना, उनको देखना, ऐसा लगता था मानो हम किसी निर्मल जल में स्नान कर रहे हैं। उनसे बात करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमल के वो दिन याद है जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे। अब यहाँ पे परिमल किसको कहा गया? परिमल क्या है? परिमल एक साहित्यिक संस्था को कहा गया है। इलाहाबाद में एक साहित्यिक संस्था थी जिसमें सारे साहित्यकार जुड़े हुए थे। ठीक है, जितने भी साहित्यकार अपनी कहानियां, किताबें जो भी लिखते थे, उनकी ये संस्था थी जिसका नाम था परिमल। और इस संस्था से फादर बुल्के भी जुड़े हुए थे। और जो जो साहित्यकार इस संस्था से जुड़े हुए थे, वो सभी फादर को एक परिवार की तरह मानते थे, और फादर भी उनको अपने ही परिवार की तरह माना करते थे। क्लियर? अब जिसके सबसे बड़े फादर बुल्के थे, सभी उनको उस संस्था का, उस परिवार का बड़ा मानते थे। हमारे हंसी मजाक में भी वो निर्लिप्त शामिल रहते थे। फादर हालांकि थे तो सन्यासी, मगर परिमल में जब ये लोग हंसी मजाक किया करते थे तो उसमें फादर शामिल हुआ करते थे। हंसी मजाक में वो भी हंसी मजाक करते थे। और
हमारी गोष्ठियों में भी गंभीर बहस करते थे। यदि किसी विषय पर कोई गंभीर चर्चा हो रही है तो उसमें भी फादर बुल्के शामिल होते थे। क्लियर? अच्छा, अब हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते और हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वह बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े होते थे और हमें अपने आशीषों से भर देते थे। उस परिमल में जितने भी लोग थे उन सबके साथ फादर बुल्के खड़े रहते थे, चाहे कोई त्योहार हो या कोई उत्सव हो या किसी के परिवार में कोई उत्सव मनाया जा रहा हो, तो सबके साथ रहते थे, सबके घरों में जाते थे और सबको भरपूर आशीर्वाद देते थे। यहाँ पर लेखक को याद है कि जब लेखक का पहला बेबी हुआ था, पहला बच्चा हुआ था, तो उसका अन्नप्राशन था और अन्नप्राशन में पहला निवाला फादर बुल्के ने ही उस बच्चे को खिलाया था। वो आज भी याद है। और उनकी नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य, इतना बच्चे के लिए इतना वात्सल्य, इतना प्यार था, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में वो खड़े हैं। तो ये आपका सेकंड पैराग्राफ था। इस सेकंड पैराग्राफ से भी आप 3 क्वेश्चन नोट कर लो बेटा। फर्स्ट, राइट डाउन, परिमल क्या है? हरिप्रिया, वेयर आर यू? परिमल क्या है? उसमें फादर अपनी भूमिका का निर्वाह कैसे करते थे? परिमल क्या है? इसमें फादर अपनी भूमिका का निर्वाह कैसे करते थे? बेटा म्यूट योरसेल्फ, somebody's mic is open. आदित्य भाई म्यूट कर ले। अच्छा, परिमल क्या है? मैंने आपको बताया, ये एक साहित्यिक संस्था है जिसमें साहित्य, जितने भी साहित्यकार थे वो जुड़े हुए थे। ठीक है? और फादर इसमें अपनी भूमिका का निर्वाह कैसे करते थे, ये भी आपको अभी मैंने बताया है कि वो हर परिवार के सदस्य के साथ खड़े रहते थे, चाहे कोई उत्सव हो या कोई त्योहार हो, उनके हंसी मजाक में शामिल होते थे, उनकी गोष्ठियों में पूरा पूरा वो चर्चा किया करते थे। ठीक है ना? और सबको, उनके घर में कोई फंक्शन हो तो उसमें साथ में खड़े होकर एक बड़े भाई की तरह सबको आशीर्वाद भी दिया करते थे। क्लियर है? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। लेखक को फादर बड़े भाई या पुरोहित जैसे क्यों लगते थे? लेखक को फादर बड़े भाई या पुरोहित जैसे क्यों लगते थे? अब बताना बच्चा, क्यों लगते थे? क्यों लगते थे बताओ? क्योंकि वो उनके हर उत्सव में शामिल होते थे, हर त्योहार में उनके साथ हर जगह खड़े रहते थे और आशीष देते थे। एक जैसा बड़ा भाई खड़ा होता है साथ में, उसी तरह वो सबके साथ वहां पे रहते थे। क्लियर? नेक्स्ट करो। फादर को याद करना एक उदास संगीत सुनने जैसा है, आशय स्पष्ट कीजिए। फादर को याद करना एक उदास संगीत सुनने जैसा है, आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा कि जिस प्रकार एक उदास संगीत को सुनकर मन में एक शांति की अनुभूति होती है बेटा, उसी तरह फादर को याद करके मन किसमें डूब जाता है? शांति के सागर में। शांत। वेरी गुड, क्लियर? शांत हो जाता है। अच्छा, तो ये आपका 3 क्वेश्चंस हो गए। नाउ मूव टू थर्ड पैराग्राफ। मैम मे आई रीड?
हाँ बिल्कुल, शाबाश, वेरी गुड, स्टार्ट कीजिए। कहाँ से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है और कहना चाहता है हूँ। उनको क्रोध में भी नहीं, कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है, और ममता तथा प्यार में लबालब झलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियर के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा भरा पूरा था। दो भाई, एक बहन, माँ, पिताजी सभी थे। सभी थे, ठीक है। यहाँ पे देखो, आपको अब यहाँ हमें शुरू कर रहे हैं लेखक फादर बुल्के के बारे में बताना। वो कहते हैं मैं कहाँ से शुरू करूँ उनके बारे में बताना। जब इलाहाबाद की सड़कों पर, जब वो इलाहाबाद में थे तब की बात बता रहे हैं। इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल हमेशा चलती दिखती थी। फादर साइकिल पर ही आया जाया करते थे, और जब वो लेखक को देखते थे आता हुआ तो साइकिल उनके पास जाकर रोक दिया करते थे, और मुस्कुराते हुए, एक हंसी उनके चेहरे पे हमेशा रहती थी। मुस्कुराते हुए साइकिल से उतरते थे और कहते थे देखिए देखिए, हमने उसे पढ़ लिया है। किसको पढ़ने की बात कह रहे हैं वो? जो साहित्य लेखक लिखा करता था वो पहले फादर बुल्के को दिया करता था पढ़ने के लिए। वो क्यों पढ़ने के लिए देता, बोलता था कि अगर उसमें उनकी, वो राय मांगता था एक्चुअली, साहित्य को पढ़ाकर उनकी राय मांगता था कि इसमें ये साहित्य ठीक लिखा है मैंने, इसमें कोई कमी पेशी है, कुछ जोड़ना है या कुछ हटाना है। तो फादर बुल्के पहले वो साहित्य पढ़ते थे और उसके बाद अपनी राय उनको देते थे। उसी साहित्य की बात यहाँ पे कर रहे हैं कि देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है। और मैं कहना चाहता हूँ, यानी लेखक कह रहा है कि कभी भी उसने फादर बुल्के को क्रोध में नहीं देखा, उनको क्रोध नहीं आता था। अगर उनको देखा है तो आवेश में देखा है, जोश में देखा है, ठीक है। जोश कैसा? जोश ममता का, प्यार का, जो लबालब उनके अंदर से छलकता दिखाई देता था, प्यार। कुछ लोग होते हैं ना बेटा जिनको देखकर बहुत अच्छा लगता है, शांति महसूस होती है ना। आपने भी देखा होगा कि एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं किसी के पास, आती है ना, आती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास खड़े होने का भी मन नहीं करता क्योंकि नेगेटिव वाइब्स आती हैं। तो ये हम अपने स्वभाव के कारण, अपने बर्ताव के कारण, अपने बोलचाल के कारण एक अपने अंदर अपना एक ऑरा बना लेते हैं, ठीक है। तो वैसे फादर बोलते थे कि उनके पास खड़ा होना बहुत अच्छा लगता था, एक पॉजिटिविटी आती थी। तो लेखक ने उनको हमेशा एक आवेश में देखा है, जो ममता और प्यार उनके अंदर से झलकता था। अच्छा, अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि उनका भरा पूरा घर था। बेल्जियम में जब वो थे, उनकी पैदाइश बेल्जियम की थी, और जब देखो, वासु इज एंटरिंग नाउ एट 9:50, वेरी गुड, आई विल नॉट अलाउ हिम टू एंटर। बेल्जियम में वो पैदा हुए थे। वहां पे जब इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे तो आखिरी साल जब इंजीनियरिंग का था, तब इनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा पैदा हुई। तो ऐसा व्यक्ति, लेखक कहता है, जिसका घर भरा पूरा था। याद रखना, इनके दो भाई थे, एक बहन थी और माता पिता थे। तो ऐसे भरे पूरे परिवार को छोड़कर कोई सन्यासी क्यों बनना चाहेगा? दिस इज योर थर्ड पैराग्राफ। अब इसमें से आपको मैं क्वेश्चंस बताती हूँ, पूछती हूँ, लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, फादर लेखक से क्या पढ़ने की बात कहते हैं और क्यों? फादर लेखक से क्या पढ़ने की बात कहते हैं और क्यों? क्या पढ़ने की बात कह रहे हैं बेटा? उनके साहित्य जो उन्होंने लिखे थे,
लेखक जो भी साहित्य लिखता था वो फादर को पहले पढ़ने के लिए देता था, और फादर उस साहित्य को पढ़कर अपनी राय लेखक को दिया करते थे। उसी साहित्य को पढ़ने की बात यहाँ पर कही जा रही है। सेकंड क्वेश्चन लिखिए, फादर के व्यक्तित्व की दो विशेषताएं क्या हैं? उनका व्यक्तित्व कैसा था, उनको देखकर कैसा लगता था? एक तो वो बहुत हंसमुख प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, बहुत हंसमुख थे वो, है ना। और दूसरा क्या था, उनके मन में हंसमुख थे और उनको कभी क्रोध नहीं आता था। क्लियर। और दूसरा क्या था व्यक्तित्व उनका, कि उनके मन में सभी के लिए ममता और प्यार भरा, ममता और प्यार था। वेरी गुड। क्लियर, क्लियर टू एवरीवन। नाउ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन लिखिए बेटा, सन्यासी बनने से पूर्व फादर क्या किया करते थे? इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग, मैम वेरी गुड। इंजीनियरिंग लास्ट ईयर। हाँ, सन्यासी बनने से पूर्व फादर इंजीनियरिंग पढ़ रहे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। क्लियर।